नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10वीं हेल्थ केयर के अस्पताल में सहायक विभागों की भूमिका को समझना। इस चैप्टर को हम डिस्कस करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो चलो बिना समय का हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कुछ सहायक विभागों को डिस्कस किया गया है, जैसे इसमें रसोई और आहार विभाग है। उसके बाद नीचे देखते हैं सफाई और गंदे कपड़े के विभाग। उसके बाद है हाउसकीपिंग। उसके बाद में है बाह्य रोगी विभाग। उसके बाद है प्रयोगशालाएं। तो सबसे पहले देखते हैं रसोई और आहार विभाग। जो अस्पताल में रसोई और आहार विभाग है उसकी क्या जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले देखते हैं आहार विभाग रोगी के लिए गुणवत्ता वाले खाद्य सेवा सुनिश्चित करने और उनकी ज़रूरतों को डॉक्टर के पर्चे के अनुसार पूरा करने के लिए। तो इसको हम समझते हैं। आहार विभाग क्या है? गुणवत्ता वाले खाद्य सेवा। गुणवत्ता वाले खाद्य सेवा मतलब जो भोजन बनाया जाता है उसमें क्या हो? गुणवत्ता हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन और मिनरल्स ये सभी क्या हो? भोजन में उपस्थित हो। इसके लिए अलग अलग प्रकार के भोजन बनाए जाते हैं और ये लिखा है डॉक्टर की ज़रूरतों और डॉक्टर के पर्चे के अनुसार। ज़रूरतें, मरीज की ज़रूरतें और डॉक्टर के पर्चे के अनुसार। तो डॉक्टर के पर्चे के अनुसार मतलब क्या है? अस्पताल में विभिन्न प्रकार के जो मरीज होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ वाले होते हैं, कोई ब्लड प्रेशर से ग्रसित रहते हैं। तो जैसे डायबिटीज़ वाले हैं तो उनके लिए क्या करते हैं हम? कार्बोहाइड्रेट कम करते हैं उनके डाइट में, उनके भोजन में कार्बोहाइड्रेट कम किया जाता है। जैसे कि चावल मना करते हैं, रोटी खिलाते हैं उनके लिए। मीठी जो चीज़ हैं उनको क्या करते हैं? उनके भोजन से हटा दिया जाता है। और जैसे कि ब्लड प्रेशर वाले हैं तो उनको में नमक कम दिया जाता है। तो इस तरीके से क्या कहते हैं, जिसको कैल्शियम की ज़्यादा आवश्यकता है उनको क्या होता है? कैल्शियम से पूर्ण भोजन दिया जाता है। जिसको ब्लड की कमी है उसको आयरन से पूर्ण पूरा भोजन दिया जाता है। तो ये क्या रहता है? डॉक्टर लिखते हैं उनको कौन सा डाइट देना है। जो निकल नहीं सकते मान लो, उनके लिए क्या होता है? सॉफ्ट डाइट दिया जाता है, लिक्विड के रूप में दिया जाता है। जिसके में दांत नहीं होता है उनके लिए लिक्विड दिया जाता है या सॉफ्ट डाइट दिया जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है? डॉक्टर उनके पर्चे में लिख देते हैं उसे किस प्रकार की भोजन देना है मरीज को। उसके बाद क्या है? उनकी छुट्टी के बाद उचित आहार के संबंध में रोगी को जानकारी के लिए जिम्मेदार है। तथा जैसे कि अस्पताल में मरीज को छुट्टी हो जाती है तब वो घर जाते हैं तो उनको बताया जाता है कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। उनको बताया जाता है कि आपको नमक कम खाना है, खट्टे नहीं खाना है, ज़्यादा मसालेदार नहीं खाना है। इस तरीके से क्या करते हैं? उनका डाइट प्लान बना दिया जाता है, उनकी भोजन के बारे में बता दिया जाता है। कहते हैं आहार स्टाफ का सदस्य 15 से 20 रोगियों के लिए आवश्यक है। एक जन के जो स्टाफ होते हैं 15 से 20 रोगियों के लिए आवश्यकता होती है। आहार विशेषज्ञ, खाद्य भंडारी और कुक, सहायक और डिशवॉशर मतलब जो बर्तन धोने वाला है, इस विभाग में खाना बनाने के लिए लगे हुए हैं। अब जो दिए हैं कर्मचारी वो समझ सकते हैं कि खाना बनाने के लिए कौन कौन कर्मचारी की आवश्यकता होती है। एक आहार विशेषज्ञ 200 रोगियों की देखभाल कर सकता है। इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। एक कुक, सहायक, एक वाहक और एक डिशवॉशर 20 रोगियों स्टाफ के सदस्यों के लिए भोजन की सेवा करने के लिए पर्याप्त है। 20 रोगियों और स्टाफ के लिए। तो जो पॉइंट है आप उसको नोट कर सकते हैं, उसको हेडलाइन कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे देखते हैं सफाई और कपड़े धोने का विभाग। जो सफाई और कपड़े धोने के विभाग है उसे क्या इसमें
क्या क्या जिम्मेदारी है? कपड़े की धुलाई, पहला तो है कपड़े की धुलाई, उसके बाद है फटे कपड़ों की सिलाई व मरम्मत। जो कपड़े फट गए हैं उनकी सिलाई किया जाता है, मरम्मत किया जाता है। खराब कपड़ों को बदलना, इनके लिए भी जिम्मेदार है। तो एक कपड़े धोने के लिए जो ऑपरेटर होता है वो 20 से 30 बेडों के कपड़ों को धो सकता है, एक इंसान, है ना। तो जो है 20 से 30 बेडों के कपड़ों को धो सकते हैं। तो इस पॉइंट को आप हेडलाइन कर सकते, अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। एक पारी की धुलाई में 50 से 60 बिस्तर की चादरों की धुलाई व ध्यान रखा जा सकता है। कितने? 50 से 60, 50 से 60 बिस्तर जो है उनकी धुलाई किया जा सकता है, उसका ध्यान रखा जा सकता है। कपड़े धोने वाले जो पर्यवेक्षक हैं, ये जो मैकेनिक और वर्कर्स हैं, उसकी नियुक्ति संख्या अस्पताल के आकार पर निर्भर करता है। अगर अस्पताल बड़ा है तो ज़्यादा संख्या में रखते हैं, अगर अस्पताल छोटा है तो कम संख्या में रखा जाता है। और एक और पॉइंट आपको नोट करना पड़ सकता है, एक धोबी प्रतिदिन 150 से 200 किलो तक 150 से 200 किलो तक की कपड़ों की देखभाल करता है। इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। और ऑपरेशन थिएटर में प्रत्येक ऑपरेशन के बाद, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। एक ऑपरेशन थिएटर में क्या है, प्रत्येक ऑपरेशन के बाद 7 से 8 किलो गंदे कपड़े निकलते हैं। देखिए, ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन के बाद 7 से 8 किलो कपड़े गंदे निकलते हैं। लेबर रूम में होने वाली प्रत्येक प्रसव में गंदे कपड़े 7 से 8 किलो निकलते हैं। और लेबर रूम में प्रसव के बाद, मतलब जो डिलीवरी होता है उस रूम में, ठीक है, उस रूम में भी कितना निकलते हैं? 7 से 8 किलो निकलते हैं। प्रत्येक वार्ड में रोगी बिस्तर से, प्रत्येक वार्ड की बात करते हैं तो प्रत्येक वार्ड में कितना? 5 से 6 किलो गंदगी निकलती है, गंदे कपड़े निकलते हैं, ठीक है। तो आप जो पॉइंट है उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। एक नंबर के लिए आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद देखते हैं हाउस कीपिंग। हाउस कीपिंग विभाग का मुख्य कार्य अस्पताल को स्वच्छ रखना चाहिए, स्वच्छ रखना है, ठीक है। साफ सफाई का झाड़ू पोछे जो है वो हाउस कीपिंग का जिम्मेदारी है। हाउस कीपिंग प्रभावी को जीवाणु के सरल तथ्यों के बारे में जानना चाहिए। सरल तथ्य के मतलब बस बैक्टीरिया कहाँ से आ सकती है उसके बारे में जानना है, उसको कैसे उसको तो सफाई करना है। जो सफाई के उनके इंचार्ज है तब अपने कर्मचारी को प्रशिक्षित करने की सक्षम होना चाहिए। जो उसके प्रशिक्षण दिया जाता है जो सफाई कर्मी है उसको, कि किस तरीके से साफ़ किया जाता है। उसको साफ़ करने का भी अलग अलग तरीके होते हैं, जिसमें बैक्टीरिया है और जो बीमारी फैलाने वाले जो जीव है वो सब क्या हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं। और कौन सा कार्बनिक पदार्थ डालना है कौन सी जगह, उसके बारे में भी प्रशिक्षित किया जाता है। तो जो इंचार्ज है वो जिम्मेदार है कि अपने जो कर्मचारी है उसको क्या कर सकते हैं, प्रशिक्षित करें कि किस तरीके से सफाई किया जा सकता है। तो एक जो सैनिटरी परिचालक को 1200 से 1500 मुक्त वर्ग फुट एरिया का काम अस्पताल में नीतियों को ध्यान में रखते हुए देना चाहिए। मतलब एक जो कर्मचारी है इतना फुट को क्या कर सकते हैं, या 200 से 1500 फुट का एरिया को क्या करते हैं, साफ़ करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, कर सकते हैं। सफाई की स्तर की आवश्यकता है तो सफाई के लिए बिजली की उपकरण जो है, जैसे वैक्यूम्स होता है, क्लीनर्स होता है, स्क्रबिंग मशीन होता है, आदि उपकरण उपलब्ध कराने चाहिए। ये जो अलग अलग जो मशीन है इन सब का यूज़ सफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नर्सिंग इकाई सेवा के आधार पर 10 बिस्तर के ऊपर एक सैनिटरी
परिचर होना चाहिए। आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इंसेंटिव केयर यूनिट, जिसको आईसीयू बोलते हैं, और क्रिटिकल केयर यूनिट, जिसको सीसीयू कहते हैं, इस सफाई को विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसलिए अधिक सैनिटरी परिचालक वहाँ रखा जाता है ना, कहाँ कहाँ, जो आईसीयू है और सीसीयू है, ठीक है। जहाँ 10 सैनिटरी परिचालकों की निगरानी के लिए एक पर्यवेक्षक आमतौर पर रखा जाता है, और एक 300 बिस्तर अस्पताल के लिए एक स्वच्छता प्रभारी, इसको भी याद रखना है। एक 300 बिस्तर अस्पताल वाले जो हैं उसमें एक स्वच्छता प्रभारी, 4 पर्यवेक्षक और 40 सैनिटरी अटेंडर, दैनिक आवश्यकता के लिए 30 सैनिटरी परिचारिकाओं और छुट्टी रिजर्व में 10 सैनिटरी परिचालक होने चाहिए। मतलब आप समझ सकते हैं, एक स्वच्छता प्रभारी जो है उसके अंतर्गत 4 पर्यवेक्षक, मतलब 4 पर्यवेक्षक के अंतर्गत क्या, एक स्वच्छता प्रभारी ज़रूरी है। और इसके अंदर 4 पर्यवेक्षक, मतलब एक पर्यवेक्षक के अंतर्गत कितना, 10 सैनिटरी अटेंडर होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं ब्याह रोगी विभाग। ब्याह रोगी विभाग का क्या क्या कार्य है, ठीक है। और ब्याह रोगी विभाग को और क्या करते हैं हम पिछले वीडियो में देख भी चुके हैं। ओपीडी जैसे कार्य है परामर्श और जांच, परामर्श देना डॉक्टर द्वारा, और जांच करना, मरीजों का जांच करना। उसके बाद दूसरा है उपचार और स्वास्थ्य सेवा, जो बीमारी है उसको उपचार किया जाता है और स्वास्थ्य सेवा दिया जाता है। और पुनर्वास सेवाएं को आप, पुनर्वास मतलब आप जानते हैं। और उसके बाद है स्वास्थ्य शिक्षा मतलब जब बीमारी ठीक होके जाते हैं अस्पताल से तो उसको समझाया जाता है क्या खाना है, क्या पीना है और किस तरीका रहना है, बुरी आदत को छोड़ देना है, ऐसे क्या कहते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाता है। काउंसलिंग किया जा सकता है, काउंसलिंग मतलब सलाह दिया जाता है उनको, ठीक है। तो ये पूरा काम क्या है, किसके लिए है, ब्याह रोगी विभाग में किया जाता है, एक मरीजों के लिए। तो मेडिकल रिकॉर्ड विभाग जो है, एमआरडी जिसको होते हैं, एक्सरे प्रयोगशालाएं, फार्मेसी और बिलिंग काउंटर करने के लिए आसानी से पहुंचा जाना चाहिए था, जहां आपातकालीन कक्ष से आसानी से पहुंचा जा सके। तो जो ओपीडी है इसके आसपास होना चाहिए, जितना भी मैं अभी पढ़ा, ताकि इस विभाग में आसानी से पहुंचा जा सके। इसके बाद देखते हैं प्रयोगशालाएं क्या कहते हैं। तो उसके बाद देखते हैं प्रयोगशालाएं विभिन्न प्रकार की होती है। जीवाणु विज्ञान प्रयोगशालाएं, आपको नाम से समझ में आया होगा, प्रयोगशाला तो है लेकिन जीवाणु विज्ञान, जीवाणु मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया। तो ये क्या कहते हैं, यह बैक्टीरिया से संबंधित परीक्षण और उनके द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थों की जांच करते हैं। बैक्टीरिया से उत्पन्न होने जो बीमारियां हैं और उससे होने वाली साइड इफ़ेक्ट हैं या उससे होने वाली और बीमारियां हैं, उनका क्या किया जाता है, जांच किया जाता है। उसके बाद है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री प्रयोगशाला। यह रोग कई दवाओं के क्लिनिकल परीक्षण की जैव रासायनिक के आधार में परीक्षण और अनुसंधान के संचालन में शामिल है। इसका मतलब होता है बायोकेमिस्ट्री मतलब जो भी केमिकल हैं, जैसे कोई दवा के कारण हो सकता है और कोई जैव रसायन से हो सकता है, उनकी परीक्षण इस प्रयोगशाला में किया जा सकता है। उसके बाद है रुधिर विज्ञान प्रयोगशाला। यह रुधिर विज्ञान मतलब, रुधिर मतलब क्या होता है, रक्त या ब्लड, या एनीमिया
ल्यूकेमिया आदि के लिए हीमोग्लोबिन निर्धारण और जमावट समय अध्ययन, लाल और सफ़ेद कोशिका का गणना करना और विशेष रक्त विकृति पढ़ाई करने के लिए काम में आता है। इसका मतलब ये है कि रुधिर से संबंधित जो एनीमिया है, एनीमिया मतलब ब्लड की कमी होना, ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर, ठीक है। तो इन सब बीमारी को क्या किया जाता है, यहाँ परीक्षण किया जाता है, जांच कह सकते हैं। और सफ़ेद और लाल रक्त है उससे क्या करते हैं, गणना करना। गणना मतलब उसको काउंट करना है कि कितना कम है कि ज़्यादा है। उसके बारे में भी जांच रुधिर विज्ञान प्रयोगशाला में ही किया जाता है। विशेष रक्त विकृति जो होता है, कोई भी रक्त से संबंधित एबनॉर्मल होता है, उसके भी जांच यहाँ रुधिर विज्ञान प्रयोगशाला में किया जाता है। उसके बाद है परजीवी विज्ञान प्रयोगशाला, नाम समझ में आएगा। परजीवी, परजीवी मतलब पैरासाइट। परजीवी से संबंधित जो भी बीमारी है उसका अध्ययन भी परजीवी विज्ञान प्रयोगशाला में कर सकते हैं। उसके बाद होता है ब्लड बैंक। ब्लड बैंक तो आप जानते होंगे। ब्लड बैंक में विभिन्न प्रकार की जो ब्लड है अपने पास, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, जो भी ब्लड है उनकी जो रोगी को आवश्यकता होती है, उनकी आवश्यकता के अनुसार उसको प्रोवाइड किया जाता है। उसका भंडारण ब्लड बैंक में किया जाता है। एक उचित समय में मरीज को प्रोवाइड करना, जैसे कि ऑपरेशन के दौरान है या प्रसव के दौरान है, मरीजों को क्या हो जाता है, ब्लड की कमी हो सकता है, उस दौरान क्या करते हैं, ब्लड प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद देखते हैं प्रशासन। अब देखते हैं प्रशासन। पूरे अस्पताल के प्रशासन अकेले व्यावसायिक व्यवस्थापक पर निहित नहीं होता है। एक अकेला जो व्यवस्थापक है उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहता है एक प्रशासन। इसका मतलब है कि वहाँ जो डॉक्टर है, नर्स है या अन्य कर्मचारी हैं और नीचे लोअर कर्मचारी हैं, उन सब के ऊपर क्या रहता है, डिपेंड रहता है व्यवस्थापक। तो सहायक व्यवस्थापक, व्यवस्थापक प्रबंधक और विभागीय प्रमुख सभी इसमें शामिल हैं। सभी मिलकर क्या कराता है, एक प्रशासन कहलाता है। उसके बाद देखते हैं क्रय विभाग। क्रय विभाग अस्पताल के सभी सामग्री और उपकरणों की खरीद के लिए जिम्मेदार है। सभी सामग्री उपकरण के लिए क्या होता है, जिम्मेदार रहता है क्रय विभाग। क्रय करना मतलब खरीदना। उसके बाद है वित्त और लेखा विभाग। इसमें क्या है, वित्त, वित्त मतलब क्या होता है, पैसा। वित्त और लेखा विभाग जैसे इकट्ठा करने और उपकरणों की आपूर्ति के लिए भुगतान करने, जो भी उपकरण की आवश्यकता है उसको भुगतान करके खरीदना। और अस्पताल वित्त से संबंधित सभी रिकॉर्ड से निपटने, संपत्ति और जिम्मेदारियों का रिकॉर्ड रखने और बजट तैयार करने में सहायता के लिए जिम्मेदार है। बजट तैयार करना मतलब कितने का हमको सामग्री खरीदना है, कितना स्टाफ को देना है, तो हमको कितना इनकम हो रहा है, और सब चीज़ के बारे में जानकारी इस विभाग में रखते हैं। तथा प्रबंधों के कार्यों के लिए व्यावसायिक प्रबंधक जिम्मेदार हैं। और विभाग और अकाउंटेंट व्यवस्थापक प्रबंधन की मदद करते हैं। इसके लिए क्या है, व्यवसाय प्रबंधक जिम्मेदार है और विभाग और अकाउंटेंट व्यवसाय प्रबंधक की मदद करते हैं। ठीक है, इससे संबंधित आपको क्वेश्चन है उसको देख सकते हैं। थैंक यू।